ओके, तो हमने एक बार समराइज करते हैं लास्ट में जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। So glucose enters into the cell, undergoes 10-step cycle, that is glycolysis, and breaks down into 2 molecules of pyruvic acid. This pyruvic acid enters into the matrix of mitochondria. Inside the matrix of mitochondria, it undergoes cellular modifications. It is welcomed by, that is, coenzyme A, and it becomes acetyl-CoA. This acetyl-CoA enters into the cycle that was given by the Hans Krebs, that is called Krebs cycle. In this Krebs cycle, at the 3 points, we saw the formation of NADH plus H positive at the 3 points. वो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स के बाद आती है मेमोरी। तो ये 4 जगह पे NADH बन रहे थे। NADH बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे थे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और इस प्रोसेस में जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ फेंके जा रहे थे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटॉन्स आ गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, मैट्रिक्स में हो गई प्रोटॉन की कमी, एट लास्ट क्रिएट हो गया ग्रेडियंट, और इस ग्रेडियंट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसको अनलीश किया जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की मदद से। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज F0 F1 particle, F0 F1. When the protons cross this F0 F1, F1 head undergoes the conformational changes, and this results into the production of ATP. अब हमने जो ATP की कैलकुलेशन की थी अपनी बैलेंस शीट में, तो हमने देखा था यहाँ पे 12 NAD बन रहे हैं और एक से बनते हैं 3, तो 12 NADH, सॉरी कितने, 4 NADH से बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 12 ATP। फिर हमने जो है ग्लाइकोलिसिस में जो कैलकुलेट किया था 8 ATP कैलकुलेट किए थे, और यहाँ पे हमारा एक FADH2 भी बनता है। एक FADH2 के कंट्रीब्यूशन से 2 ATP, सो 2 ATP प्लस एक स्टेप में आपका GTP भी बनता है, सक्सिनिक एसिड जब बनती है सक्सिनल को A से, ठीक है, तो 1 GTP। तो दिस गिव्स यू अराउंड 15 ATP। नाउ 15 ATP मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, वाई? बिकॉज पायरुविक एसिड कितनी बनी थी? 2, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 30 ATP। 30 ATP आपने यहाँ कैलकुलेट किए, 8 आपने यहाँ ग्लाइकोलिसिस में कैलकुलेट किए, और कुल मिला के कल मैंने आपको पूरे 38 ATP एज आई प्रॉमिस्ड यू, आई गेव यू 38 ATP। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं 38 ATP रियलिटी में नहीं बनते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी अजम्पशंस लेकर के चले हैं जिस का रिजल्ट है ये 38 ATP। ठीक है, असल में ऐसा नहीं होता है। लेट्स सी द रीजंस व्हाई। So, reality versus assumption.
assumption versus reality. ये जो 38 ATP की कैलकुलेशन है ना, उसको बोलो रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज, ठीक है। ऑनलाइन में उसको प्रॉब्लम होती है ना बार बार वॉइस वगैरह की, तो सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके आज रेस्पिरेशन की एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर ऑनलाइन कनेक्ट करना है तो कर लेंगे, उसको पूछ लो एक बार। तो ये जो 38 ATP की कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करते समय हमने बहुत सारी एजम्पशंस ली है, ठीक है। पहली एजम्पशन तो देखो आपने क्या ली है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहली एजम्पशन तो आप ये लेके चल रहे हो, आपने इसमें से 8 ATP कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं, ग्लाइकोलिसिस में से कैलकुलेट किए हुए हैं। और ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या अज्यूम किया है कि यहां जो आपका NADH बना है ना, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में घुस के आपने यहां अज्यूम किया है कि ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा और अपने प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देगा। जरूरी है क्या ऐसा होगा? तो ये अजम्पशन है आपकी, जिससे कि आपने, ठीक है, 1 से कितने बनेंगे 3, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था ये वाला स्टेप, आपने 6 ATP तो यहां से कैलकुलेट किए थे। तो ये 6 ATP आपको मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी मर्जी ना हो। मैं मैट्रिक्स में क्यों इतनी मेहनत करेगा वो हर समय, ठीक है, इसका मन नहीं कर रहा मैट्रिक्स में जाने का, नहीं दे के आएगा प्रोटॉन्स आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं बनेगा ATP, ठीक है। तो पहली असम्पशन हियर दैट NADH plus H positive contributes its protons towards the matrix, towards intermembrane space। ऐसा जरूरी है, ठीक है, नहीं। सेकेंड assumption, हम अभी तक ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मान के चल रहे हैं कि ग्लूकोज ही आपको एनर्जी देने वाला है, तो फिर बाकी सारी चीजें खाना छोड़ दो, ठीक है। प्रोटीन फैट डाइट में लेने का फायदा ही क्या, अगर ग्लूकोज ही एक इकलौता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, अगर एनर्जी इसी से मिलनी है तो बाकी सारी चीजें बैलेंस डाइट की कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वी हैव अज्यूम्ड glucose as the respiratory substrate। प्रोटीन फैट उसकी तो अभी हमने बात ही नहीं की है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन्स एंड द फैट्स एज वेल। भाई अगर उनसे एनर्जी ना मिलती तो कोई कंज्यूम ही क्यों करता, ठीक है। तो उनसे कैसे आपको एनर्जी मिलती है, कितनी मिलेगी, ठीक है, बट ग्लूकोज के कंपैरिजन में कब मिलेगी, ठीक है। ग्लूकोज इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी, इमीडिएट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज अवेलेबल इन द ब्लड। तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्लूकोज को ही एज्यूम करके चले हैं, हमने फैट प्रोटीन का कैलकुलेशन तो किया ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो जरूरी नहीं है कि आपको 38 ATP ही मिले, ठीक है। थर्ड एजम्पशन, हम मान के चल रहे हैं कि सब वैसे ही हो रहा है जैसे हम सोच रहे हैं। आप तो स्टेप वाइज मैनर में चीज़ों को पढ़ते हो ना, ठीक है, आप तो स्टेप वाइज मैनर में चीज़ों को पढ़ते हो। पहले आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर आपने बोला कि पायरुविक एसिड बना, फिर वो क्रेब्स साइकिल में गया, फिर IMS में आपके प्रोटॉन्स गए और ATP बना। ज़रूरी नहीं है सब एक एक, ठीक है, सारे रिएक्शन सेल में एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक सीक्वेंस बना करके पढ़ा है इस चैप्टर को, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें सीक्वेंस में होंगी,
ठीक है। सो अजम्पशन ऑफ द सीक्वेंस, अब जरूरी कैसे नहीं है, बॉडी को जिस समय जो चाहिए होता है ना वो बॉडी प्रोवाइड करती है आपको। जैसे मान लो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज बिजी है, ग्लूकोज एंटर कर गया ग्लाइकोलिसिस में, तो ऐसा नहीं है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी स्टेप्स इन द क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस दैट आर रिवर्सिबल। अगर बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो इसको यहाँ से निकाल करके आपको ग्लूकोज देगी बॉडी। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में हो रही है, भाई प्रॉपर वे में हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, चीज़ें बॉडी की नीड्स के हिसाब से चलती है। तो इन एजम्पशंस के बेसिस पे आपने 38 एटीपी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, बट यू हार्डली गेट 38 एटीपी, ऐसा, ठीक है, रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, NADH may not always contribute its protons, everything might not happen in this sequence and glucose is not the only source of energy for you people। आपकी डाइट में फैट भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो लेट अस सी कि अगर आप फैट और प्रोटीन लेते हो डाइट में, ठीक है, तो इनका लेने का फायदा क्या है, भाई एनर्जी मिल रही होगी कहीं ना कहीं तभी तो ले रहे हो ना, बट अभी तक तो हमने सिर्फ ग्लूकोज के बारे में ही चीजें पढ़ी है। Okay, so we have assumed only glucose as the respiratory substrate. Now let's talk about the other biomolecules, fats. Fats को digestive system किस में break कर देता है, fatty acids and glycerol। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अपने मिलते जैसे मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है। आपको फैट का अगर स्ट्रक्चर याद हो, ग्लिसरिक एसिड कैसे उससे बनता है, इफ़ यू रिमेंबर एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट होकर के FA या ग्लिसरॉल यहाँ से एंटर कर सकता है, तो ये इधर से एंट्री मार लेंगे, या फिर दे कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू एस्टाइल-CoA। तो मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशंस, इंटर कन्वर्जन्स याद हो, अगर बायोमॉलिक्यूल्स में आपको बताया था, ठीक है, हर समय इंटर कन्वर्जन्स चलती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो ये यहाँ से एंट्री मारेंगे, तो इस समय क्या आपको पूरे 38 ATP की कैलकुलेशन सही होगी, नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस में ब्रेक कर देता है, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे कैन गेट कन्वर्टेड बाय द मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशंस इनटू दिस पायरुविक एसिड, ये यहाँ से एंट्री मार लेती हैं, ठीक है। तो आपको भाई एनर्जी मिल रही है ना इनसे, इसीलिए तो कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो नॉट ओनली द ग्लूकोज इज द कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दीज आर ऑल्सो द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, दैट्स व्हाई वी आर कंज्यूमिंग देम। एक इसमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आई थिंक ये नहीं हुआ, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है आपकी बॉडी के इंजन का आउटपुट बताने के लिए, ठीक है, कि कौन सा सबस्ट्रेट कितना आउटपुट देने वाला है, आप जो भी फ्यूल इंजन में डाल रहे हो, ठीक है। सो RQ इज बेसिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 that is your output and the volume of oxygen that is consumed, input। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ऐसे कैलकुलेट करते हो ना वो इंजन की एफिशिएंसी फिजिक्स में, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की एफिशिएंसी इस तरीके से पता चलती है। फॉर द अज्यूमिंग फॉर द ग्लूकोज, अगेन इसके लिए आपको बस
6 क्लास वाली इक्वेशन याद रखनी है। कितने C6H12O6, कितने ऑक्सीजन यूज करते हो? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, कितने CO2 रिलीज करते हो? 6 CO2। ठीक है, तो 6 CO2 अपॉन 6 O2, दिस गिव्स यू 1। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। इमीडिएटली अगर मान लो किसी को बेहोशी हो रही है तो उसको ऐसा नहीं कि समोसा खिला देते हैं हम, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, 100% एफिशिएंसी आ गई इसकी। ठीक है, फॉर फैटी एसिड्स लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैटी एसिड। एक फैटी एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ट्राईपैल्मिटिन। ठीक है, ट्राईपैल्मिटिन होती है C51H98O6। ठीक है, ओके, ये आपको देता है 102 बैलेंस करके CO2 प्लस 98 वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप RQ कैलकुलेट करोगे 102 CO2 अपॉन 145 O2, ये सॉल्व करके आएगा कुछ 0.7। इसी तरीके से अमीनो एसिड्स का जब आप कैलकुलेट करते हो, फॉर अमीनो एसिड्स इट कम्स आउट टू बी 0.9। ठीक है, तो ये, तो दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ फर्मेंटेशन के प्रोसेस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होगा? In case of alcoholic fermentation, what is going to be the respiratory quotient? हाँ, तो भाई फर्मेंटेशन में क्या किया आपने? पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया था? इथेनॉल में प्लस CO2 में, बस अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन यूज किया है क्या यहाँ पे? तो CO2 अपॉन O2, O2 तो यूज ही नहीं करते भाई। ठीक है, तो CO2 आपने निकाला, लेकिन O2 तो यूज ही नहीं किया, तो कुछ भी वैल्यू हो CO2 की, मान लो x है। ठीक है, O2 इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो up till now we have studied the traditional method of development of female gametophyte। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आपने देखा था कि क्या होता है आपका। सबसे पहले ये जैसे कि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, और उस मेगास्पोर मदर सेल को मैंने यहाँ बना दिया है। अब नॉर्मली क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। इसके अंदर जब मियोसिस होती है तो आपको पता है कि एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, 3 हो जाते हैं डीजनरेट। ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और इस एक मेगास्पोर, इस एक फंक्शनल मेगास्पोर इस एक फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस के प्रोसेस से उसके बाद आपने पढ़ा था 3 बार माइटोसिस होती है। ठीक है, 3 बार माइटोसिस होती है। 3 बार माइटोसिस होती है तो कितने, 1 2 हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज बनती है। ठीक है, और
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सो दिस इज द एम्ब्रियो। और ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। हाँ भाई बातें नहीं प्लीज, डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये आपने नॉर्मली पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो भाई ऐसा होता है, इस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, इस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन शुरू हो जाती है, इसके आसपास सीड बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि बिना मेल गैमेट के एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है। सो विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल गैमेट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एम्ब्रियो। इसलिए एम्ब्रियो बनेगा तो सीड बनेगी, इस प्रोसेस में इसका मतलब सीड बनने वाली है। पार्थिनोकार्पी में आप देखते हो, पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, इन केस ऑफ पार्थिनोकार्पिक fruit is formed without fertilization, like in case of banana। तो इसके अंदर सीड भी नहीं होती। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा जाता है, पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस में फर्क बताओ। व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे इज पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है जरा बताओ पार्थिनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे लेकिन नई जनरेशन बनवा देंगे हम, ठीक है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसी चीज को हम समझ रहे हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में आप देखोगे सीड का प्रोडक्शन होगा, सीड प्रोडक्शन इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट हैपन। और आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो ना, फर्टिलाइजेशन होता है फिर सीड बनता है। तो आप कहते हो कि भाई हाँ सीड, इसका मतलब जहाँ जिस भी पौधे में सीड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली हुई होगी। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ना होने का मतलब असेक्सुअल हो गया। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड बन रही है। तो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज मिमिकिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. Okay, so let us see the concept of apomixis and the type of apomixis. एक common diagram से मैं आपको समझाऊंगी ये. Now apomixis is also of different types. One is the gametophytic apomixis like this, and the another one is the sporophytic apomixis. जब गैमेटोफाइट के अंदर का ही कोई सेल, ठीक है, आपका एम्ब्रियो बनवाता है, उसको गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। बाहर का कोई सेल, स्पोरोफाइट का कोई सेल, क्योंकि गैमेटोफाइट के बाहर का है मतलब स्पोरोफाइट की बॉडी का है, स्पोरोफाइट का कोई सेल एम्ब्रियो बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस है। तो अब आप बोलोगे कि मैम फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो एम्ब्रियो बन कैसे गया? ओके, तो लेट अस सी। तो नॉर्मली ये कंडीशन हो रही होती है जब ये मेगास्पोर के अंदर मियोसिस होती है तो एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इससे नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, वो भी हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो आसपास के, आपको पता है ना, ये आसपास कौन से सेल्स होते हैं? न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, ये न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। तो ये न्यूसेलस के सेल्स दे प्रोट्रूड इनटू दिस गैमेटोफाइट। न्यूसेलस के सेल्स अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं। ये क्या है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेल्स है। डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसी वजह से क्या हो रहा है, क्या पता 1 या 2 से ज़्यादा सेल्स प्रोट्रूड कर जाए, 2 या 3 एम्ब्रियोज बन जाए। ऐसे में एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 3-4 एम्ब्रियो हो गए। इसी को आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। This is called polyembryony. Sometimes what happens within the gametophyte, a cell is differentiated
दैट इज कॉल्ड द एपोस्पोरल इनिशियल सेल। ये एपोस्पोरल इनिशियल सेल जो है डिवाइड करके, ठीक है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। मेगास्पोर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और सभी सेल्स डिप्लॉयड बनते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी अभी मैं आपको। तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो, बाकी सारे सेल्स भी डिप्लॉयड, बस यही तो चाहिए था। यहाँ पे सारे सेल अगर डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड, तो बाकी सारे डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डिप्लोस्पोरी क्या है। मेगास्पोर मदर सेल कभी कभी क्या करता है, ठीक है, इसको कुछ अचानक से हो जाता है तो डिप्लॉयड है ना, मियोसिस नहीं करता, माइटोसिस कर देता है। ये माइटोसिस करेगा तो क्या होगा, हर एक सेल जो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बैठा है सारे डिप्लॉयड होंगे, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, सारे डिप्लॉयड सेल्स होंगे। और यही डिप्लॉयड सेल से आगे क्या बन गया, हमारा डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका दिस कंसेप्ट इज व्हाट यू कॉल द डिप्लोस्पोरी। तो इस तरीके से बिना फर्टिलाइजेशन कराए कभी कभी मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली बन जाता है हमारा एम्ब्रियो, और कभी कभी जो है हमारे एपोस्पोरल इनिशियल सेल या न्यूक्लियस के सेल से जो है एम्ब्रियो बन जाता है बाय सिंपली दैट इज अ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे इस केस में आपने देखा था मियोसिस हो रही थी और मियोसिस से पूरा प्रोसेस हुआ था, इसलिए हर एक सेल हैप्लॉइड था। इन दीज केसेस ईच सेल इज डिप्लॉयड। अब इस पे बेस मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। In case of a tetraploid wheat plant, every cell of the embryo sac, अब उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में एपोमिक्सिस लिखा नहीं है, एपोमिक्सिस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करोगे, नो मेंशन ऑफ एपोमिक्सिस। अगर प्लांट टेट्राप्लॉइड है तो इसका मतलब वो मियोसिस से एम्ब्रियो सैक बना रहा है, और मियोसिस से जब एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में आपको पता है जब मियोसिस होगी तो सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पे जब मेल गैमेट्स रिलीज होंगे, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, वन ऑफ देम इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस, ये क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा आपका सिनगैमी से। अनदर मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर, 2n 2n n 5n। तो ये आपका आंसर होगा अगर क्वेश्चन में एपोमिक्सिस मेंशन नहीं है, ओके। अब एक क्वेश्चन एपोमिक्सिस से करो। In a hexaploid wheat plant, embryo is produced by diplospory. Embryo is produced by diplospory. What will be the ploidy level of the embryo? Yes. अब देखो
हेक्साप्लॉइड वीट प्लांट मीन्स 6n। इस प्लांट के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो भी क्या होगा, 6n होगा, ठीक है। और आपने अभी अभी पढ़ा कि इसके अंदर डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए ये 6 सेल्स बना देता है। सेम प्लॉइडी के होंगे ना, माइटोटिक डिवीजन होगी तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, सेम प्लॉइडी वाला एम्ब्रियो बनेगा। तो आंसर विल बी 6n, ठीक है।